नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। हम लोग अब ये देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। सो पहला हम लोगों ने यूज़ किया है मेटेलिक कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा है प्रैक्टिकली द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। प्रैक्टिकली ये ऑब्ज़र्व किया गया कि यदि मेटेलिक कंडक्टर की टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की जाए, लिसन वंस अगेन, यदि मेटेलिक कंडक्टर की टेम्परेचर में इंक्रीज़ की जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो कुछ मटेरियल के यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं जैसे कॉपर या फिर नाइक्रोम। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रही है क्या हो रही है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। सही है, बट ग्राफ का नेचर अलग अलग है, ये कॉपर है, ये नाइक्रोम है। तो ये कॉपर का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है। सही है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। बात समझ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाई गई तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है बट इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर दिया जाता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट। रो नॉट यहाँ पर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी होती है। ईजी क्या है, यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप होती है, बैंड गैप की एनर्जी होती है कि यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ग्राफ जो ऑब्ज़र्व होता है उसमें यही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाई जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है उस तरह से ठीक उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। और यही वजह है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर में क्या है कि एज आयनिक कंडक्टर हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एज द चार्ज कैरियर्स। जितने भी आयनिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। सो इसमें प्रैक्टिकली क्या पाया गया कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे इनकी टेम्परेचर बढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेज। लिसन वंस अगेन, क्या कहा हमने कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाई जाती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाई जाती है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन डिक्रीज़ कर जाता है। और जब ये डिक्रीज़ कर जाती है देन द आयंस आर मोर फ्री टू मूव, यानी जब उनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं वर्क करता है तो वो उस कंडक्टर में, आयनिक कंडक्टर में मोशन करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। और जाहिर सी बात है अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करी तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ओके स्टूडेंट, लिसन वंस अगेन, यदि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली क्या होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, या फिर जैसे देखो फिर से वही बात हो रही है ना, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करी तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। कब ऐसा होगा, जब टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इंक्रीजेज। सो इन द शॉर्ट वे हम ये कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। ओके स्टूडेंट, अब कुछ और भी प्रॉपर्टियाँ हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब हम लोग इसका क्या करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन करेंगे।
क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिकल फार्मूलेशंस। ओके स्टूडेंट, तो इसके मैथमेटिकल फार्मूलेशन में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसे डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कि जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो कैसे करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस की भी जा रही है ये टोटल क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये क्या है, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन मोर एंड मोर केयरफुली। सो प्लीज़, इट कैन बी डिफाइंड एज, ऐसा डिफाइन किया गया है कि इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, क्लियर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लिसन वंस अगेन, हम यहाँ पे इसको कैसे पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। ओके, तो देखो रो माइनस रो नॉट, ये क्या बता रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। क्लियर है, रो क्या फाइनल वैल्यू, रो नॉट क्या इनिशियल वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी बताएगी। सही है। अब कह रहे हैं पर यूनिट रेजिस्टिविटी, तो देखो यहाँ पे पर यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई। सही है। अब बात करते हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ क्या हो गया, टी माइनस टी नॉट, ये क्या बता रहा है, राइज इन टेम्परेचर। नाउ वंस अगेन डी रो, ये क्या बता रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए हम इसको 3 स्टेप में डिफाइन कर रहे हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे क्लेरिफाई में कि वेयर क्या कहना चाहते हैं हम, वेयर रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी, वेयर रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट, दैट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे अब हम इस पूरे टर्म को, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/रो इंटू डी रो बाई डी टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/रो नॉट इंटू डेल्टा रो बाई डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा रो का मीन्स चेंज इन द रेजिस्टिविटी, या फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन द टेम्परेचर। मैथमेटिकली अब क्या कर रहे हैं, रो नॉट इंटू डेल्टा टी का मैंने अल्फ़ा में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिज़ल्ट क्या हो गया, अल्फ़ा रो नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू रो नॉट डेल्टा रो। क्लियर है। डेल्टा रो क्या बता रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, डेल्टा टी क्या बताएगा, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट, एंड डेल्टा रो को लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट। सही है। अब अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फ़ा रो नॉट ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। सही है। अब इसे मोर टेक्निकली हम कैसे लिख सकते हैं, मोर टेक्निकली कि द रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर कैपिटल टी विल बी रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। सही है। और वेयर आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो फाइनली एक बार फिर से मेरी बात पे ध्यान दें, ये जो रिज़ल्ट आपके सामने है यहाँ पर, ये एक फाइनल रिज़ल्ट है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसके लिए, रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर टी विल बी। ये वो फाइनल रिलेशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाएंगे, और इस पे छोटे मोटे क्या होते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नाउ आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो क्या है, यहाँ रेजिस्टिविटी है, तो अगर लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखी जाए तो रेजिस्टेंस सीधे रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाता है, लाइक दैट। और ऐसे कंडीशन में ये जो फार्मूला है, ये
रो इज इक्वल टू रो नॉट को एज जस्ट हम इसे क्या करते हैं, लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। सिमिलरली लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। सो ये दोनों आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इन दोनों इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। इन्हीं पे बेस्ड क्या है, हमें आगे न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। नाउ अब जो ये अल्फ़ा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल्स के लिए क्या इसकी प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट आप इसे बहुत ढंग से याद रखेंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ढंग से पूछे जाते हैं। और एक तरीके से आप इसको याद करिए। कैसे इसे याद करेंगे, अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। एकदम सीधी बात, अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विथ राइज इन अ टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की और साथ में इंसुलेटर की। इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सही है, प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व है कि इनकी अल्फ़ा क्या है, नेगेटिव होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है। सो इस हिसाब से देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ राइज इन अ टेम्परेचर। इसके नेगेटिव होने से क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं एलॉय। क्लियर स्टूडेंट, अब हम बात किसकी करेंगे, एलॉय की। और एलॉय में क्या होगा, लाइक कांस्टेंटन एंड मैंगनीन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में, जैसे कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, लाइक दैट। सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। क्लियर है, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हमें अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तो इसी रिलेशन का यूज़ करते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो ये फार्मूला है, आर टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल इंटू 100। सो लिसन हियर, आर टी का सेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। आर नॉट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। आर 100 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट। और फिर से आर नॉट का मतलब क्या, रेजिस्टेंस एट 0 या आइस पॉइंट या फिर रूम टेम्परेचर इंटू 100। इस फार्मूले से हम लोग अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं कि राइज इन द रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फ़ा टी, या फिर हम आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इन अल्फ़ा इंटू 100। लिसन वंस अगेन, राइज इन द रेजिस्टेंस यानी आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा इंटू टी। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर स्टूडेंट। एक छोटा सा ट्रिकी एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल, ये जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मैं यहाँ डील कर रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। कह रहा है कि T1 या T2 में से कौन लोअर है तो फिर क्यों है। इसे सॉल्व करने के लिए इस वोल्टेज एक्सिस पर हमने सिर्फ एक सिंगल पोटेंशियल लिया और उसके करेस्पॉन्डिंग हमें I2 एंड I1 मिली। क्या किया, कैसे लिया, इस लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, टेम्परेचर लाइन को इसने क्या किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया।
इसके करस्पॉन्डिंग हमने I पर 2 पॉइंट ऑब्जर्व की, I2 एंड I1। सही है। अब ये I1 I2 में I1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, सही बात है। I1 ग्रेटर देन, क्या हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला था I1 और I2 की, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू I2 से क्या है, ज़्यादा है। सही है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा कि I1 की वैल्यू I2 से क्या है, ज़्यादा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, अगर मैं इस रिलेशन का यूज़ करता हूँ ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। सो R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1, फिर R2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ओके, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर I1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो R1 क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब R2 क्या हो गया, R1 से ज़्यादा होगा। और अगर R2 R1 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब T2 का टेम्परेचर T1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सिंस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेज विथ राइज इन अ टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर क्या है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सही है। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि T2 का टेम्परेचर T1 से ज़्यादा होगा। खैर, अब हम बात करते हैं ओहमिक कंडक्टर्स की। ओहमिक कंडक्टर्स का सीधा मतलब क्या हुआ, सीधा एक ही मतलब है कि द कंडक्टर्स विच ओबे, यानी कि जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। जो कंडक्टर, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा हम उसे क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। और ऐसे में जो हमें ग्राफ मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पर क्या है, हमने बना रखा है स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने दिया है वो वोल्टेज लाइन से क्या है, एंगल थीटा पे है, यानी कि इसकी स्लोप लाइन क्या है, थीटा एंगल पर है। तो हमने यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल डिजाइन कर लिया। तो ये होगा डेल्टा आई और ये डेल्टा वी। सो टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बी सी अपॉन क्या हो गया, ए सी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/r। नाउ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। या फिर r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे हम उन्हें ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। अब ये क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब हमें क्या पढ़ने हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी कि जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हम उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे। द नॉन ओहमिक सिचुएशंस में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो नॉन ओहमिक सिचुएशंस हैं वो ऐसे नीचे की तरफ कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो उसमें पहला है मेटेलिक कंडक्टर के लिए, उसमें जो पहला है फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, उनके लिए जो वी आई रिलेशन जो आती है वो कभी भी हमेशा क्या होती है, नॉन लीनियर रहती है, कभी भी लीनियर नहीं होती। तो इस हिसाब से ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर रखा है, नॉन लीनियर। सही है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, ओरिजिन से ना जा कर के क्या होती है, वोल्टेज लाइन पर थोड़ी सी आगे शिफ्ट होकर के इनिशियल वोल्टेज वैल्यू होती है और फिर ये कुछ इस तरह की होती है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, सेमीकंडक्टर डायोड की, और साथ में हम बात कर लेंगे किसकी, गैलियम आर्सेनाइड की भी। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, जंक्शन डायोड होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं, जिसमें आईएफ का मतलब फॉरवर्ड करंट, आईआर का मतलब रिवर्स करंट,
VR का मतलब रिवर्स वोल्टेज और VF का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज। तो इसमें यही होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या होती है, लगातार इंक्रीज़ करती है और एक टाइम पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। रिवर्स यानी कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि पहले वोल्टेज इंक्रीज़ करती है, थोड़ा थोड़ा करंट इंक्रीज़ कर रहा होता है माइक्रो एम्पियर में, और फिर बाद में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है और सिर्फ करंट इंक्रीज़ कर रही होती है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, गैलियम आर्सेनाइड की। तो गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है कि ये करंट हो गई मिली एम्पियर में और ये है वोल्टेज। तो ये जो ग्राफ आ रहा है पूरी तरह से क्या है, नॉन लीनियर है। तो इसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला इतना जो पोर्शन है वो क्या है, उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर रीजन, और ये जो नीचे की तरफ डाउन हो गई हम इसे कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।